नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संविधान की जो संसद वाला पार्ट होता है उसका दूसरा अध्याय। क्योंकि पहले ही जो पार्ट की वीडियो थी हमने पहले अपलोड कर दी थी, और उससे पहले आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से पढ़ा रहे हैं। और किसके लिए पढ़ा रहे हैं? ये यूपीएससी आईएएस प्री के एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से 70 से लेकर के 80% प्रश्न इसी बुक में से आते हैं। ये आपका बुक का चैप्टर नंबर 22वां है, और सारे यहाँ पर प्रश्न आपको एमसीक्यू से मिलेंगे। संसद के एक पार्ट की वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आज उसका दूसरा भाग है। ओके दोस्तों, संसद बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपको यूपीएससी आईएएस प्री के लिए। यहाँ से 2 से लेकर के 3 प्रश्न आप लोगों के यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए 22वें नंबर तक के प्रश्न हम आप लोगों को पहले करवा चुके हैं, आज 22वें यानी कि 23वें नंबर का प्रश्न है। ओके दोस्तों, पहला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, या हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी करते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, या फिर राज्यसभा अध्यक्ष जी करते हैं? तो देखिए दोस्तों, तो आप लोगों को इसका आंसर मैं बता देता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण हमारे भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लीजिए यहीं पर। देखिए, पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। दोबारा सुने, पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ओके दोस्तों, जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है यानी कि खाली होता है, तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन के लिए। देखिए, जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो, यानी कि हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो, तो अध्यक्ष को किस स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होता? देखिए दोस्तों, अध्यक्ष लोकसभा का मत दे सकता है, परंतु ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब उसे हटाने के लिए मत संकल्प का जो संकल्प विचाराधीन हो, तो किस स्थिति में वो अपना मत नहीं दे सकता? प्रश्न ये पूछना चाहता था, बताइए कौन सी स्थिति है ऐसी? देखिए, संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। दोस्तों, अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का विचार अगर संकल्प विचाराधीन है, तो जो अध्यक्ष है वो पीठासीन नहीं माना जाएगा, किंतु दोस्तों लोकसभा में उसे बोलने का और उसी कार्रवाई में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। यानी कि आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पर। अब देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन देखते हैं। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो, तो ऐसी स्थिति में उसे मत देने का अधिकार होगा। दोस्तों, ऐसी स्थिति में पॉइंट क्या कह रहा है आपको? उसे मत देने का अधिकार होगा, यानी कि वो मत दे सकता है, अपना वोटिंग या अपना वोट डाल सकता है। आगे पॉइंट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर आपका जो तीसरा पॉइंट है वो बिल्कुल गलत दिया गया है। कौन सा पॉइंट गलत है? आपका तीसरा पॉइंट गलत दिया गया है। मत देने का अधिकार जब नहीं होगा जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए मतों के बराबर होने की दशा में, यानी कि मत बराबर है 50-50, तो लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं देगा। अगर रेशियो गड़बड़ा जाता है और दोस्तों मत बराबर नहीं होते, तो वो अपने वोट से उसको अपना मत दे करके अपना निर्धारण कर सकता है। ओके दोस्तों, बराबर होने की दिशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा, ये विकल्प आपका गलत दे रखा है। अगर मत बराबर रहे, 50 पड़े उनके पक्ष में और 50 पड़े उनके विपक्ष में, यानी 50-50 का रेशियो रहा, तो एक वोट आपके लोकसभा अध्यक्ष से डलवाया जा सकता है, जिससे रिजल्ट निकाला जा सके। जैसे कि ये तो रहा कि नाम है और ये रहा कि हाँ में, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट किसी में भी डाल सकता है, हाँ या नाम में, जिसमें भी डालेगा तो उसे +1 हो जाएगा 51, और वो वोटिंग मानी जाती है। ओके दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में। अब देखिए, लोकसभा विघटित होने पर भी वह अपना पद नहीं छोड़ता, बल्कि नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर लोकसभा विघटित भी हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, बल्कि नई लोकसभा की जब तक बैठक तक नहीं हो जाती तब तक वो अपने पद पर आसीन रहता है।
आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा अध्यक्ष का पद समाप्त नहीं होता है? देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन कंडीशंस में लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो समाप्त माना जाता है, पर ऐसा कौन सा मामला है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो समाप्त नहीं होता है? तो देखिएगा दोस्तों, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है। दोस्तों, सदन का सदस्य नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो पद है समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग पत्र देता है। इस पॉइंट का तात्पर्य यह है कि वह अपना रेजिग्नेशन देता है अपने साइन करे हुए लेटर पर, और उस किसको देता है? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को अपना रिजाइन लेटर देता है जो अपने हाथ से लिखा हुआ है जिसमें उसके साइन है, तो भी उसका पद समाप्त हो जाता है दोस्तों। पर प्रश्न पूछ रहा नहीं होता यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा से पद से हटाएं। दोस्तों, जब बहुमत से पारित संकल्प द्वारा से हटाया जाएगा तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है कि वो पद पे रह सके। ओके दोस्तों, ये भी आपका कंडीशन रहती है। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा तब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 30 दिन की सूचना ना दे दी जाए। तो दोस्तों, ये वाला ही पॉइंट आपका गलत है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो आपका संकल्प पत्र लाया जाता है, तो दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा तब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 30 दिन पहले ही सूचना देना आवश्यक होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर 30 दिन गलत दिया गया है, क्योंकि 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले सूचना देना दोस्तों आवश्यक माना गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, सभी संसदीय मसलों में निम्न में से किसका निर्णय अंतिम होता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जितने भी संसदीय मसले होते हैं या मामले होते हैं, सभी संसदीय मसलों में निम्न में से किसका निर्णय अंतिम होता है? राष्ट्रपति का, या आपके राज्यसभा अध्यक्ष जी का, या आपके लोकसभा अध्यक्ष जी का, या आपके उपराष्ट्रपति जी का? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। सभी संसदीय मसलों में जिसका निर्णय अंतिम होता है वह होते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष जी। ओके दोस्तों, और सुन लीजिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों के मुखिया होते हैं। क्या होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों के मुखिया होते हैं। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है। ओके दोस्तों, और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, इसलिए वह लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है दोस्तों, और पीठासीन अधिकारी से भी बढ़कर के माना जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष नहीं होता? देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष बहुत सारी समितियों का अध्यक्ष होता है। प्रश्न पूछता है किस समिति का अध्यक्ष नहीं होता। देखिए, कार्य मंत्रणा समिति का, नियम समिति का, प्रयोजन समिति का, लोक सेवा समिति का। तो दोस्तों, कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है, और नियम समिति का अध्यक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष होता है, प्रयोजन समिति का अध्यक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष होता है। लेकिन दोस्तों, लोक सेवा समिति है ना, ये वाला ऑप्शन इसका गलत है। लोक सेवा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, वर्तमान में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष आपके चौधरी अधीर रंजन सिंह जी हैं, यानी कि ये वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष। अब देखिए, उपाध्यक्ष के संबंध में बात कर रहा है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? देखिए दोस्तों, लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति जी निर्धारित करते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष निर्धारित करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, या आपके उपराष्ट्रपति जी द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित की जाती है। इससे पहले मैंने आप लोगों का एक प्रश्न और लिया था। देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष चुनाव की तारीख तय करते हैं राष्ट्रपति जी, और देखिए लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है लोकसभा अध्यक्ष। दोनों ही प्रश्नों में कोई कंफ्यूजन मत रखना, दोनों ही पॉइंट मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं आज का। देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद छोड़ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, पद को किस प्रकार छोड़ा जा सकता है और किस प्रकार नहीं छोड़ा जा सकता, उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी पद को छोड़ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा प्रश्न। तो देखिएगा आप लोग, उसके सदन के सदस्य ना रहने पर। दोस्तों, सदन का सदस्य नहीं रहेगा तो पद तो छूट ही जाएगा, यहाँ गलत कथन पूछ रहा है।
देखिए अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र। दोस्तों अगर वो त्याग पत्र देगा अपने हस्ताक्षर करके अध्यक्ष को संबोधित करते हुए, तो भी वो लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहेगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाए जाने पर। दोस्तों जब लोकसभा के सारे सदस्यों के बहुमत से संकल्प जो पारित होगा उसे हटाने का, तो हट ही जाएगा, पद पे कहां से रहेगा। तो प्रश्न पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, जबकि इन सारों से तो उसे हटाया जा सकता है। आगे देखिए, उपाध्यक्ष को हटाने के लिए ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से कम 15 दिन से पूर्व सूचना ना दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पर यही आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर सूचना 15 दिन से पूर्व की बजाय 14 दिन से पूर्व देनी पड़ती है। कितनी? 14 दिन से पूर्व सूचना देनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, क्या दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संस्था के उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था जो है उसका उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ था। ओके दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हमारे देश में अध्यक्ष की जगह पर लोकसभा अध्यक्ष का पद का प्रयोग जो था, नाम नहीं लिया जाता था लोकसभा अध्यक्ष, और ना ही लोकसभा उपाध्यक्ष नाम लिया जाता था। तो दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था का जो उद्भव हुआ, यानी कि शुरुआत हुई भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। किसके तहत हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। बड़ा ही अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, इससे पहले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रम से प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट कहलाते थे, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और दोस्तों यह क्रम कब तक चला था? 1947 तक उन्हें जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता था उन्हें प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहकर संबोधित किया जाता था। ओके दोस्तों, और देखिए 1921 से पहले भारत का गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी होता था। कौन होता था? भारत का गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठक का अधिकारी होता था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पहले, दूसरे और तीनों ही कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 9वां प्रश्न देखिए, कौन सी लोकसभा में यह सहमति बनी, कौन सी लोकसभा में यह सहमति बनी कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होगा एवं उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का। ओके दोस्तों, यानी कि आज के टाइम पे ये है कि जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल का होता है और जो उपाध्यक्ष होता है विपक्षी दल का होता है। तो कौन सी लोकसभा में सहमति बनी थी? यानी 9वीं लोकसभा में या 10वीं लोकसभा में या 11वीं लोकसभा में या फिर निम्नलिखित में से किसी में भी नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है हमारी 11वीं लोकसभा में इस बात पर सहमति बनी थी कि अध्यक्ष जो होगा सत्ताधारी दल का होगा और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का होगा। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 10वां आज का, लोकसभा में सभापतियों की तालिका। दोस्तों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। लोकसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष कितने सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामांकित कर सकता है? दोस्तों प्रश्न कहता है यानी कितने सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामांकित कर सकता है, यानी कि अध्यक्ष के ना होने पर, उपाध्यक्ष के ना होने पर उन कैंडिडेट्स को सभापति या उपसभापति की भूमिका में देखा जाए और या उन पर पावर रहेगी। तो देखिए दोस्तों 10 सदस्यों को या 20 सदस्यों को या 30 सदस्यों को या 40 सदस्यों को। तो देखिए दोस्तों आपके 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं सीधा सीधा बता देता हूं कि इसके अंतर्गत 10 सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामांकित कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, लोकसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष जो है 10 सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामांकित कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देखिए दोस्तों, लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष जो है सदस्यों में से, देखिए सदस्यों में से जितने भी कैंडिडेट वहां पर होते हैं सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका के लिए नामांकित कर सकता है। तालिका बना दी जाती है 10 सदस्यों की। अब देखिए इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है, यानी कि जिस टाइम पर संसद में उपाध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति रहेगी तो उस समय पर जो सभापतियों की तालिका में से जो 10 कैंडिडेट चुने गए उन 10 कैंडिडेटों में से कोई भी एक कैंडिडेट संसद का पीठासीन अधिकारी उनकी अनुपस्थिति में हो सकता है। ओके दोस्तों, परंतु दोस्तों यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद खाली हो, यानी कि जब अध्यक्ष और पद का जो उन दोनों का पद है, लोकसभा के अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष पद ही खाली हो, तो सभापति तालिका का सदस्य संसद का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, अगर संसद में लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद पर है परंतु अनुपस्थित है
उस स्थिति में ही सभापति तालिका के जो 10 सदस्य चुने जाते हैं उनमें से कोई भी एक सदस्य संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। परंतु जब अध्यक्ष का पद ही खाली है और उपाध्यक्ष का पद ही खाली है, उस समय सभापति तालिका का सदस्य संसद का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। साफ साफ सुन लीजिए दोस्तों, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा इस प्रश्न में। देखिए, इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त करा है। अगर उपाध्यक्ष और आपके अध्यक्ष का पद रिक्त है तो इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। ओके दोस्तों, ना कि वो व्यक्ति करेगा जो सभापति तालिका के लिए नामांकित किए गए हैं। आपके सारे कंफ्यूजन यहाँ पे शांत हो गए होंगे। एक भी कंफ्यूजन का पॉइंट मैंने यहाँ पर नहीं रखा, सारे पहलू बता दिए और बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ओके दोस्तों, बड़ा ही कंफ्यूजन भरा प्रश्न था जिससे कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे और अपने आंसर को गलत कर सकते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11वां, लोकसभा के सदस्य को सामयिक अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा के सदस्य को सामयिक अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री जी या लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति जी या उपराष्ट्रपति जी? तो देखिए दोस्तों, आपके 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रपति जी। लोकसभा के सदस्यों को सामूहिक अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही एक बात महत्वपूर्ण और आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं हमारे, लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है राष्ट्रपति? एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये मैंने इसलिए बताई है कि आप लोग यही नहीं जानते हैं कि सामयिक अध्यक्ष क्या चीज थी, तो आप अच्छे समझ लीजिए। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। इसलिए दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा का जो एक सदस्य होता है उसको सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है और आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए राष्ट्रपति जी द्वारा चुना जाता है। और देखिए, राष्ट्रपति जो होते खुद सामयिक अध्यक्ष जो होता है, सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाने का कार्य भी हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। ओके दोस्तों, और देखिए सामयिक अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता है ये और मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, इसका मुख्य कर्तव्य होता है कि नए सदस्यों को शपथ दिलवाना। ओके दोस्तों, और देखिए सदन के नए अध्यक्ष को चुनाव करने के लिए मदद भी करता है आपका सामयिक अध्यक्ष। और एक बात और बता देता हूं दोस्तों, जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, जो सामयिक अध्यक्ष का पद है ये एक अल्पकालीन पद होता है। उम्मीद है दोस्तों से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आप लोगों को बता दी हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा सामयिक अध्यक्ष के पद से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12वां। देखिए, राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो सभापति कहलाता है। देखिए, देश का राष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। दोस्तों, ये पॉइंट आपका गलत दे रखा, क्योंकि हमारे देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है, ना कि राष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? हमारे देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। आगे देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता। देखिए दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति होता है, जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उस समय पर वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं कर सकता है दोस्तों। ओके दोस्तों, देखिए सभापति को तब तक पद से नहीं हटाया जा सकता तब तक उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा ना दिया जाए। जब तक दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद से हटा नहीं दिया जाता उस व्यक्ति को, तब तक सभापति के पद से उसको नहीं हटाया जा सकता। देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। ये बात और आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13वां। देखिए प्रश्न नंबर 13वां, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं और उपराष्ट्रपति जी करते हैं। तो दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का जो अंतिम निर्णय किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका अंतिम निर्णय किया जाता है। ओके दोस्तों, और देखिए
और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। ये मैंने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया था और दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष हमारी संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी भी होता है। प्रश्न नंबर 14 में देखिए, राज्यसभा के उपसभापति के अपने पद छोड़ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राज्यसभा में सदस्यता समाप्त होने पर तो उसका पद समाप्त हो ही जाता है, बिल्कुल सी बात है। यदि वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा दे तो भी पद समाप्त हो जाएगा और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो। यदि राज्यसभा में बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाए तो भी उसका पद समाप्त हो जाएगा। इस तरह कोई भी प्रस्ताव 15 दिन के पूर्व नोटिस के बाद दिया जाता है तो दोस्तों 15 दिन यहाँ पर गलत है, 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद दिया जाता है तो उसका पद समाप्त हो सकता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 15, राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जैसे आपके सभापति संबंधित था वैसे ही उपसभापति संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, विचार करने के लिए कह रहा है तो देखिए, राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति इसके सदस्यों के बीच से उपसभापतियों को मनोनीत कर सकता है। दोस्तों, जो नियम होते हैं उसके तहत जो हमारा सभापति होता है, जो उसके सदस्य होते हैं, उनके सदस्यों के बीच से उपसभापतियों को मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है? सदस्यों के बीच से उपसभापतियों को मनोनीत कर सकता है। ओके दोस्तों, जितने भी कर सकता है, 1 2 3 4, और वो वक्त आने पर उनमें से कोई एक पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। देखिए, सभापति एवं उपसभापति की अनुपस्थिति में इनमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। मैंने आप लोगों को बताया ना, इनमें से कोई भी एक सदन की अध्यक्षता कर सकता है। देखिए, जब पैनल में से, यानी कि मान के चलिए अगर यहाँ पर 5 कैंडिडेटों का पैनल है तो इस पैनल में से कोई उपसभापति भी उपस्थित ना हो तो दूसरा व्यक्ति सदन ने निर्धारित किया बतौर सभापति कार्य कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उपसभापति अगर उपस्थित नहीं होता तो इस पैनल में से कोई भी एक व्यक्ति सभापति के तौर पर कार्य कर सकता है। और देखिए, पैनल का सदस्य उस कार्रवाई का संचालन नहीं कर सकता जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो। दोस्तों, सेम टू सेम वैसी कंडीशन है। अगर पद रिक्त होगा तो जो आपके सभापति की तालिका में से कैंडिडेट नियुक्त किए गए उपसभापति के रूप में कार्य करने के लिए, अगर पद ही रिक्त होगा तो उनके पास पावर ही नहीं होगी कि उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने की। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सारे पॉइंट यहाँ पर सही दिए गए, तो उपरोक्त कथन यहाँ पर हमारे सारे के सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, यानी कि भारत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए, आपके अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 85 में। तो आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, ये हमारे अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर अपना 17 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? देखिए, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। ओके दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। लोकसभा जो है भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है, ये पॉइंट भी आपका सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उपयुक्त सभी सही है दोस्तों, बिल्कुल। यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन सही दे रखें तो उपयुक्त सभी सही यहाँ पर माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया कौन होता है? संसद के दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया कौन होता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद के दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, महासचिव होता है, राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है आपका संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों का मुखिया महासचिव होता है। कौन होता है दोस्तों? महासचिव होता है। देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों का पृथक यानी कि अलग अलग सचिवालय स्टाफ होता है। दोस्तों, इनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए एक जैसे होते हैं, यानी समान होते हैं। उनकी बढ़ती और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। दोस्तों, देखिए, दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है, वह स्थायी अधिकारी कहलाता है। महासचिव जो होता है वो क्या होता है? स्थायी अधिकारी कहलाता है। उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। ओके दोस्तों, कौन करता है उसकी नियुक्ति? सदन का अधिकारी करता है। अब देखिए, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति जी सक्षम है,
या उपराष्ट्रपति जी सक्षम है, या प्रधानमंत्री जी, या राज्यपाल। तो दोस्तों संसद को भंग करने के लिए मात्र राष्ट्रपति जी सक्षम है। राष्ट्रपति के अलावा कोई भी संसद को भंग नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, देखिए भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। किससे प्रतिबंधित है हमारे भारतीय संसद की संप्रभुता? बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, या न्यायिक समीक्षा से, या विपक्षी दल के नेताओं से, उपयुक्त सभी से? तो दोस्तों हमारे भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। किससे प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। दोस्तों इस प्रकार आज के हमारे संसद के पार्ट सेकंड के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे, वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट में आवश्यक रूप से बताएं। कल फिर मिलते हैं दोस्तों आपको एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको यूपीएससी की पूरी तैयारी हिंदी माध्यम से करवा रहा है। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।